आज हम अध्ययन करेंगे कार्ल रेमंड पॉपर का। कार्ल रेमंड पॉपर को 20वीं सदी के प्रमुख राजनीतिक विचारकों में अग्रणी माना जाता है। उन्हें विज्ञान के प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। कार्ल रेमंड पॉपर का जन्म 28 जुलाई 1902 को वियना में हुआ था। उनके माता पिता मध्यम वर्ग के थे और मूल रूप से यहूदी थे, लेकिन आगे चल कर के उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। कार्ल पॉपर बहुत ही बुद्धिमान थे, अत्यंत अध्ययनशील थे और उनकी लाइब्रेरी में 12 से 14 हज़ार पुस्तकें दिखाई देती थीं। कार्ल पॉपर 1937 में नाजीवाद से उत्पन्न खतरों को देखते हुए न्यूजीलैंड चले आए थे और वहाँ वह कैंटरबरी विश्वविद्यालय यानी क्राइस्ट चर्च शहर में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तथा नाजीवाद के समापन के बाद 1946 में पॉपर पुनः इंग्लैंड वापस चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तर्कशास्त्र और वैज्ञानिक पद्धति के रीडर बन गए। 1949 में वे इसी विषय के प्रोफेसर लंदन विश्वविद्यालय में बने और 1958-59 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। 1976 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और 1969 में उन्होंने सभी पदों से अवकाश ग्रहण कर लिया, लेकिन मानसिक बौद्धिक रूप से हमेशा वह सक्रिय बने रहे। अपने जीवन काल में पॉपर ने बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जिसमें अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला लिपिनकट अवार्ड विशेष स्थान रखता है। 92 वर्ष की अवस्था में 17 सितंबर 1994 को लंदन के क्रोडान शहर में उनका देहांत हो गया और उनकी मृत्यु के बाद उनको पुनः वियना ले जाया गया, जहां उनको उनकी पत्नी जोसेफिन एन्ना हेनिंगर की कब्र में स्थान दिया गया। थोड़ा सा ये जीवन परिचय मुझे आपको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कार्ल पॉपर हमारे लिए एकदम नए राजनीतिक विचारक हैं। कार्ल पॉपर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार है, जैसे द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1957, conjectures and refutations, the growth of scientific knowledge 1963, of clocks and clouds 1966, all life in problem solving, objective knowledge in evolutionary approach 1972, and number of 8th, the self and its brain with John Esses 1977। तो ये कुछ रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कार्ल पॉपर के द्वारा लिखित हैं। इसके बाद में जो इनका विचार है, वैज्ञानिक ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार से उन्होंने बताया है, इसके संबंध में उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 में आगमनात्मक पद्धति विशेष से सामान्य की ओर का खंडन करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि मिथ्यापनीयता की वह विभाजक रेखा है जो विज्ञान होने और विज्ञान न होने के बीच खींची जा सकती है। पॉपर का विचार है कि दर्शन को विज्ञान की ही भांति देखना चाहिए और समझना चाहिए। विज्ञान और दर्शन का संबंध ब्रह्मांड
और ब्रह्मांड शास्त्र की समस्या से है, यानी विश्व को समझने की समस्या। पॉपर कहते हैं कि दर्शन और विज्ञान का मुख्य महत्व विश्व संबंधी ज्ञान एवं विज्ञान में वृद्धि हेतु उनके साहसिक प्रयास में निहित है। दर्शन और दार्शनिक दोनों में दो प्रकार की लेकिन अंतर संबंधित समस्याओं का साथ साथ विचार किया गया है। एक बाह्य विश्व से संबंधित ज्ञान और दूसरा ज्ञान मीमांसा। यह बात न केवल पूर्ववर्ती विचारकों में वरन विटगेन्स्टाइन जैसे दार्शनिकों में भी देखी जा सकती है। पॉपर ज्ञान मीमांसा को पूरी तरह दर्शन की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसमें दार्शनिक समस्याओं का गहन अध्ययन किया गया है। बाह्य विश्व से संबंधित ज्ञान को दो श्रेणियों में रखा जाता है। पहला, बाह्य विश्व से संबंधित वह ज्ञान जिसका पर्यवेक्षण और सत्यापन किया जा सकता है, यानी जहाँ हम खुद जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि ये वास्तव में सच है या नहीं। यह ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आएगा। और द्वितीय, बाह्य विश्व से संबंधित वह ज्ञान जिसका पर्यवेक्षण या सत्यापन नहीं किया जा सकता, यह विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी जिसको हम सत्य सिद्ध कर सकते हैं वह विज्ञान की श्रेणी में आएगा, और जिसको हम सत्य सिद्ध नहीं कर सकते या जिसको हम जान समझ नहीं सकते वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार इस ज्ञान को तत्व मीमांसा के द्वारा जाना और समझा जा सकता है। पॉपर ज्ञान मीमांसा को तत्व मीमांसा के दर्शन से जोड़कर देखते हैं। तो इस तरह से पॉपर के अनुसार ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, क्रमशः दोनों की समस्याएं वास्तव में दर्शन की समस्याएं बन जाती हैं। पॉपर का मत है कि विज्ञान के सिद्धांतों का परीक्षण और सत्यापन उसके पक्ष में प्रमाण देकर के किया जा सकता है, या तो उसे अवैज्ञानिक सिद्ध करने हेतु उसके सिद्धांतों के खंडन का प्रमाण देकर, यानी जिस किसी को हम विज्ञान नहीं मान रहे हैं तो हम उसके खंडन का भी कोई प्रमाण देंगे कि ये इसलिए विज्ञान नहीं है, और विज्ञान है तो उसके लिए भी हमें उसके तर्क के लिए अपना प्रमाण देना होगा। वस्तुतः पॉपर चाहते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक तथ्य को असत्य सिद्ध करने के प्रयास में जितने तर्क दिए जाएंगे या प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे, उससे उस वैज्ञानिक तथ्य की कमियां सामने आती जाएंगी। तो उन कमियों को दूर करके उस वैज्ञानिक तथ्य को सत्य के अत्यंत निकट ले जाया जा सकता है। पॉपर कहते हैं कि सार्वभौमिक तथ्य परीक्षण भी निश्चय के साथ नहीं हो सकता, लेकिन उसके विरोध में तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया एक प्रमाण जो उसे सार्वभौमिक कथन या सत्य को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा करेगा। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य प्रतिदिन निकलता है, सभी जानते हैं, और इसे एक सत्य और अनिवार्य घटना की तरह मानते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति निश्चय के साथ इस बात को स्थापित या सत्यापित नहीं कर सकता। जो घटना अब तक चली आ रही है वो आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, जैसे चली आ रही वैसे ही होती चली जाएगी। इसलिए यह मान लिया जाता है कि जैसे आज होता चला जा रहा है वैसे ही आगे भी होता रहेगा। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक पर्यवेक्षण या सत्यापन या उससे संबंधित भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह वर्तमान समय के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की मान्यता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है कि किसी स्थापित सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपने कितने प्रयोग किए हैं, क्योंकि हर प्रयोग के पूर्व हम इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं रहते हैं कि हमारा अगला प्रयोग उस स्थापित सत्य के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। तो पॉपर वे सभी प्रमाणित न किए जा सकने वाले सिद्धांतों को तत्व मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सभी सिद्धांत अर्थहीन हैं या मिथ्या हैं, यानी गलत हैं। पॉपर इन सिद्धांतों को विज्ञान और विज्ञान न होने के बीच की जो विभाजन रेखा है, जो सीमा रेखा है कि विज्ञान हो भी सकता है और विज्ञान नहीं भी हो सकता, इट मे बी और नॉट बी। पॉपर इन सिद्धांतों को
फॉल्सिफिकेशन मिथ्यापन का आधार मानता है। वे कहता है कि ये सिद्धांत विज्ञान का पूर्व संकेत भी हो सकते हैं। इनकी आलोचना तभी की जानी चाहिए जब ये मिथ्या प्रमाणित हो जाए कि ये गलत है। पॉपर ने इस तत्वमीमांसा से संबंधित अपने सद्विचारों को जन्म देने वाला तथा वैज्ञानिक ज्ञान की खोज में सहायता देने वाला बताया है। तो तत्वमीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों का संबंध दर्शन से सुनिश्चित कर लेने के बाद पॉपर ज्ञान मीमांसा और विज्ञान के संबंधों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ज्ञान मीमांसा का संबंध ज्ञान की वृद्धि के सिद्धांत से है। विज्ञान भी निरंतर ज्ञान की वृद्धि के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। ओके, पॉपर कहते हैं कि ज्ञान की वृद्धि के सिद्धांत को वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि के सिद्धांत के आधार पर ही समझा जा सकता है। अर्थात वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे ज्ञान की मीमांसा भी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर 1, जैसे वैज्ञानिक ज्ञान समस्त ज्ञान के केंद्र बिंदु में है और सभी प्रकार के ज्ञान अपने को वैज्ञानिक ज्ञान में बदलना चाहते हैं। यानी विज्ञान तो प्रमाणित ज्ञान है, सत्यापित ज्ञान है, इसलिए प्रत्येक ज्ञान स्वयं को विज्ञान बनाना चाहता है। दूसरी बात, वैज्ञानिक ज्ञान क्रमबद्ध होता है, सुव्यवस्थित होता है। इसमें वृद्धि और महत्वपूर्ण, इसकी जो वृद्धि होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही रोचक होती है, और हमें हमारा ज्ञान महत्वपूर्ण दिशा की ओर भी यह ले जाती है। तो इस प्रकार पॉपर कहते हैं कि विज्ञान का महत्वपूर्ण लक्षण प्रगति की निरंतरता और उसे प्रमाणित किए जाने की क्षमता में निहित है। यदि इसमें निरंतरता और प्रगति नहीं है, यदि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, तो यह विज्ञान के मूल चरित्र से हट जाएगा, अलग हो जाएगा और केवल एक सिद्धांत के रूप में ही रह जाएगा, जो विज्ञान ना होकर के फिर तत्वमीमांसा से संबंधित हो जाएगा। तो पॉपर कहते हैं कि जिस प्रकार विज्ञान निरंतर प्रगति में विश्वास करता है, वैसे ही ज्ञान मीमांसा का संबंध भी निरंतर अपने ज्ञान की प्रगति और वृद्धि से संबंध रखती है। पॉपर के अनुसार कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान किसी प्राकल्पना, यानी जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जो हमारी परिकल्पना होती है, उससे प्रारंभ होता है। परिकल्पना किसी प्रकार के अनुभव या सुनिश्चित प्रयोग पर आधारित नहीं होती, बल्कि एक प्रारंभिक स्वीकार्यता या मान्यता के रूप में होती है, जिसे हम अनुमान की संज्ञा दे सकते हैं, यानी हम जो इसके बारे में सोचते हैं। अतः सीमित संख्या में पाए जाने वाले उदाहरण या परिघटना को हम परिकल्पना नहीं बना सकते, और परिकल्पना को हम पुष्टि भी कर सकते हैं, उसको हम सत्य या असत्य भी साबित कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकता के या वैज्ञानिक ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए हमें सर्वप्रथम किसी सार्वभौमिक प्रकृति की परिकल्पना का चुनाव करना होगा और फिर उन दशाओं का निरीक्षण करना होगा जिसमें उस परिकल्पना का खंडन किया जा सके या उसे असत्य सिद्ध किया जा सके। तो अगर हमारी परिकल्पना का खंडन नहीं हुआ तो वह सिद्ध प्रमाणित होकर के वैज्ञानिक दिशा में आगे अपना कदम बढ़ा लेगी, और यदि मिथ्या साबित हो गई तो उसका पुनर्निरीक्षण करना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी त्रुटियों का निराकरण करके क्रमशः परिष्कृत परिकल्पना और उसकी वैज्ञानिकता का परीक्षण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसे पॉपर ने निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड कहा है। वास्तव में पॉपर का विचार है, पॉपर की मान्यता है कि कोई भी ज्ञान या विचार परम सत्य नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ कमी स्वाभाविक होती है, और इन कमियों का निरंतर निराकरण करके ही हम संपूर्ण अज्ञान से संपूर्ण ज्ञान तक कदापि नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ज्ञान की खोज या ज्ञान का प्रारंभ कभी भी शून्य से नहीं होता। किसी चीज़ के बारे में हमारे पास पहले से ही
थोड़ा बहुत ज्ञान जब उपलब्ध होता है तो उसमें निरंतर सुधार करके, उसमें परिष्कृत, उसको सुधार करके तभी हम उसको उन्नत ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जब हम अपनी परिकल्पना को गलत पाते हैं तो उसमें हम कुछ सुधार करते हैं, और यह सुधार करने की प्रक्रिया ही हमें ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाती रहती है। तो पॉपर ने एक संगीतकार का उदाहरण दिया है और कहा है कि किसी संगीतकार को वास्तविक आनंद संगीत के माध्यम से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण द्वारा मिलेगा, क्योंकि इन समस्याओं के निराकरण से उसका संगीत पूर्णता की ओर बढ़ जाएगा, और संगीत की पूर्णता स्वयं ही भावनाओं को आकृष्ट करेगी। तो पॉपर के अनुसार आलोचनाएं या गलतियां ही हमें निरंतर सुधार की ओर ले जाती हैं। इसलिए जनरली हम लोग कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन में हमारी आलोचनाओं का, चैलेंजेस का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अगर हम सुधार नहीं करेंगे, हमारी आलोचनाएं नहीं होंगी, हमारे कोई गलतियां नहीं निकालेगा, तो हम अपने में सुधार नहीं लाएंगे। तो इसलिए पॉपर कहते हैं कि आलोचना, समस्या का विचार पॉपर की ज्ञान मीमांसा और विज्ञान संबंधी अवधारणाओं के केंद्र में है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना या समाधान करना पड़ता है। जैसे पॉपर कहते हैं कि जीवित वस्तुओं और अजीवित यानी मृत वस्तुओं के बीच क्या अंतर होता है, बताइए। कि जीवित वस्तुएं समस्याओं का सामना करती हैं, उनके समाधान का प्रयास करती हैं, और उनकी समस्याएं भी नित्य प्रति नवीन होती चली जाती हैं और उनमें सुधार आता रहता है। यही हमारा जीवन है और यही हमारे जीवन की प्रगति होती है। जैसे उदाहरण के लिए साबुन का बुलबुला कोई समस्या नहीं रखता, जबकि सबसे छोटा जीवधारी अमीबा भी समस्या से ग्रस्त रहता है। उसकी समस्या है कि भोजन की खोज व उसको पाने की, यानी जो जीवधारी जितना बड़ा होता है उसकी समस्याएं भी उतनी ही बड़ी होती हैं, लेकिन बड़े जीवधारी के जीवन पर उतना संकट नहीं रहता जितना कि छोटे जीवधारियों पर होता है। अमीबा के जीवन पर संकट शेर की तुलना से अधिक है। पॉपर कहते हैं कि सभी जीवधारी दिन रात अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और उनकी प्रत्येक गतिविधि में निर्माण और सृजन का स्पंदन होता है। पॉपर जीवन की एक ऐसी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रारंभ में मनुष्यों ने अकेले ही अपनी समस्याओं का समाधान किया और बाद में फिर अपने दर्शन और विज्ञान के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण करना आरंभ कर दिया। पॉपर कहते हैं कि समस्याओं का समाधान केवल एक रास्ते से हो सकता है, और वह है प्रयोग किया जाए और गलतियों को दूर किया जाए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी विशेष दशा में यह निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करें क्या न करें। कई बार ऐसे ऊहापोह की स्थिति हमारे जीवन में पैदा हो जाती है कि हम अपने आप में निश्चित नहीं कर पाते कि हम क्या करें क्या न करें, इस काम को करें या नहीं करें, हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो समस्याओं के समाधान का तरीका छोटे जीवधारियों में मनुष्य की तुलना में भिन्न होता है। छोटे जीवधारी एक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जबकि मनुष्य सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि ही है, तर्क है, और उस क्षमता के साथ दूरदर्शिता भी होती है जिसके आधार पर वो अपनी समस्याओं को दूर करके, उन समस्याओं का समाधान करके समस्याओं पर अपनी विजय प्राप्त करता है और अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करता है और अपने जीवन का विकास करता है। लेकिन अन्य जीवधारी ऐसा नहीं कर सकते। मनुष्य ने समस्याओं के समाधान के मार्ग में पर्यावरण और वातावरण के साथ भी अपनी संगति बिठा ली है। जो जीव अपनी समस्याओं का सामना या उनका समाधान नहीं कर सकता या नहीं कर पाता है,
या बहुत समय बीत जाता है फिर भी वो नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार पॉपर कहते हैं कि ज्ञान के विकास में समस्या और उनके समाधान को जो व्यक्ति केंद्र में रखता है, जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता के साथ अपनी बौद्धिकता से जोड़कर उसको रखता है, उसको देखता है, अपने भविष्य को देखते हुए दूरदर्शिता के साथ उसको देखता है, वो इसमें कभी भी हार नहीं मानता, हार नहीं खाता, उसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जीवन में प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ये इसका चैप्टर कार्ल पॉपर और उनके वैज्ञानिक ज्ञान के स्वरूप के बारे में जो अध्ययन किया वो समाप्त होता है।